हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का भाग 1 करेंगे। यह वीडियो लेक्चर हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको उसका टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आपको उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपियंस का आगमन। सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत में आए वो थे पुर्तगाली। तो सबसे पहला व्यक्ति जो भारत में आया पुर्तगाल से वो था वास्को डी गामा। इसी व्यक्ति ने भारत के लिए यूरोप से समुद्री रास्ते की खोज की थी, जिसका नाम दिया गया था द केप रूट। अब ये द केप रूट नाम क्यों दिया गया? देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है और यहाँ पे है भारत। तो उस समय जो रूट खोजा गया था पुर्तगाल से भारत का, वो रूट कुछ इस प्रकार था। यहाँ से साउथ अफ्रीका के पास से होकर ये रूट गुजरता था। अब साउथ अफ्रीका के पास यहाँ पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप। इस जगह के नाम पे ही इस रूट का नाम द केप रूट रखा गया। लेकिन आज के समय पे यह रूट फॉलो नहीं किया जाता यूरोप से भारत के लिए, अगर समुद्री रास्ते से आपको जाना है। आज के समय पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली एक नहर है जिसको हम बोलते हैं स्वेज नहर। तो इस नहर से यह रास्ता अब जो नया है भारत से यूरोप का, वो होकर गुजरता है। आप यहाँ से यूरोप से चलेंगे मेडिटेरियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल पार करके यहाँ लाल सागर में आएंगे और फिर यहाँ से होते हुए आप सीधा भारत पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद जो ये वास्को डी गामा भारत में आया, यह कालीकट एक बंदरगाह है केरल के अंदर, वहाँ पे यह आया था। और एक हिंदू रूलर जिसका नाम था जामोरिन, उसने इसका यहाँ पे स्वागत किया था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अब जब ये पुर्तगाली भारत में आए उसके बाद भारत के अंदर ट्रेड स्टेशन स्थापित होने शुरू हो गए। उसके बाद कालीकट, कोचीन और कनानौर में नए ट्रेड स्टेशंस बने। इनका जो मुख्य व्यापार था भारत से वह था मसालों का, क्योंकि उस समय पे वहाँ पे जो मांस मछलियाँ ये रखते थे खाने के लिए, वह कुछ दिनों बाद सड़ जाती थी। रेफ्रिजरेटर्स जैसी चीज़ें उस समय पे नहीं थी, तो मसालों का उपयोग किया जाता था उनको पैक करने में। अब वो मसाले उधर नहीं इतने उगते थे, भारत में इनकी खोज हुई। इसीलिए आज भी केरल में बहुत ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। इवन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही उगाए जाते हैं। और यह व्यापार उन दिनों से ही चलता आ रहा था। तो इनके लिए यह एक सुगम रास्ता हो गया। यहाँ से मेनली ये मसालों का व्यापार करते थे और यूरोप में ले जाकर उनको बेचते थे। अब कोचीन को इन्होंने अपने सबसे पहले कैपिटल बनाया था। कोचीन इनकी पहली राजधानी थी पुर्तगालियों की, लेकिन बाद में इन्होंने उसको गोवा कर दिया था। अब गोवा में तो ये बहुत दिनों तक रहे। सबसे पहले यही पुर्तगाली ही भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। 1961 में ये भारत से गए थे। इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें गोवा को पुर्तगाल से लिबरेट कराया गया था। उस समय इनके पास गोवा, दमन और दुई थे। इन तीनों जगहों को इंडियन आर्मी द्वारा पुर्तगालियों से छुड़वाया गया था। तो यानी सबसे पहले जो भारत में आए यूरोपियंस पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जो गए वो भी पुर्तगाली ही थे। अब ये जो गोवा इन्होंने कैप्चर किया था वो इन्होंने बीजापुर से किया था 1510 में। इनके जो पहले गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, पहले गवर्नर इनके जो थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1503 से 1509 के बीच में रहे। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम सबसे ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध है जितने भी गवर्नर पुर्तगाल के भारत में आए, जो कि 1509 में आए थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही गोवा को बीजापुर से कैप्चर किया गया था। तो ये काफ़ी कुशल गवर्नर थे। इसके बाद आते हैं इंग्लिश यानी कि अंग्रेज। सबसे पहला इंग्लिशमैन जो भारत में आया वो था जॉन मिल्डन हॉल। यह 1599 में भारत आया और यह समुद्री रास्ते द्वारा नहीं, लैंड रूट के द्वारा भारत में आया था। और इसका उद्देश्य भारत में आने का था व्यापार करना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारियों के समूह द्वारा 1599 में। और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन, जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट दिया पूरे के पूरे पूर्व में व्यापार करने के लिए। अब इन्होंने भारत में आते ही जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई वो लगाई इन्होंने सूरत में 1608 में। लेकिन इस समय इनके पास इस फैक्ट्री को लगाने का परमिट नहीं था। उस समय जो भारत के शासक थे वो थे जहांगीर। अब
1615 में इनको यह परमिट मिला था, जिसको हम फरमान भी बोल देते हैं। सर थॉमस रॉय इनके दरबार में गए थे 1615 में, और इनको यह परमिट मिला था कि वे भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस ने भी यह परमिट लेने का प्रयास किया था 1609 में, लेकिन ये विफल रहे थे। इसके बाद आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में कोलबर्ट नामक शहर में। इस कंपनी ने सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई भारत में वो सूरत में लगाई 1667 में। उसके बाद इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में 1669 में। अब यह चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालाबार का माहे डिस्ट्रिक्ट, कोरोमंडल का यनम डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु का करिकल डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट पे इन्होंने कब्जा किया 1739 में। अब यह चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट डे अगर आप पौंडीचेरी को देखें तो यह 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है। पहला ये माहे केरल में, यनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, करिकल तमिलनाडु में और खुद पौंडीचेरी ये भी तमिलनाडु में। इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के आज का प्रेजेंट डे का पौंडीचेरी है। अब इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो गवर्नर था फ्रेंच, वो था डुप्ले, जो कि 1742 में आया था। इसी के दौरान सारे कर्नाटिक वॉर्स लड़े गए जो कि फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में हुए थे, और 1760 में बैटल ऑफ वोंडिवोश में इनको फाइनली अंग्रेजों द्वारा हराकर भारत से एक तरीके से लिमिटेड कर दिया गया। ये गए नहीं थे भारत से, लेकिन इनको एक लिमिटेड स्पेस दे दिया गया, जो कि आज का प्रेजेंट डे का पौंडीचेरी है। उसी स्पेस में ये आगे तक रहे। अब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी देख लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जहांगीर से फरमान लेने के बाद इन्होंने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में लगाई 1615 में, और उस समय पे इनकी राजधानी सूरत ही हुआ करती थी। बाद में 1687 में इन्होंने सूरत को रिप्लेस करके बॉम्बे को अपनी कैपिटल बना दिया पश्चिमी तट पे। अब अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो ये है हमारा पश्चिमी तट और यह है हमारा पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पे पहले इनकी राजधानी थी सूरत गुजरात में, बाद में इसको इन्होंने शिफ्ट कर लिया बॉम्बे में। और उसी तरीके से अगर आप पूर्वी तट पे देखेंगे तो पहले इनकी राजधानी थी मसूलीपट्टनम, बाद में इन्होंने, जो फ्रांसिस डे इनके एक ऑफिसर थे, 1639 में इन्होंने मद्रास के राजा से चंद्रगिरी लिया और उसको किलेबंद करके, उसको फोर्टिफाइड करके फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की मद्रास में, और इसी को अपना पूर्वी तट का हेडक्वार्टर बना लिया। अब उसके बाद 1690 में जोब चार्नोक नामक इनके ऑफिसर थे, उन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की सुतानुती में, और उसके बाद यहाँ पे 3 विलेज सुतानुती, कलिकता और गोविंदपुर, इसको एक्वायर कर लिया 1698 में। और बाद में इन तीनों विलेज को मिला के ही कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। और यहाँ पे जो इन्होंने किला बनाया कलकत्ता शहर में, उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, जिसकी स्थापना की थी 1700 में। अब इनकी एक राइवल कंपनी और आ गई, जो थी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1698 में। बाद में इसी कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंदर अमलगमेट कर दिया, और 1708 के बाद इसको यूनाइटेडली जाना गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। और 1858 तक इसको इसी नाम से जाना गया, क्योंकि 1858 के बाद पावर कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं। पहली है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लड़ा गया 1767 से 1769 के बीच में। अब यह डेट्स आपको सारी की सारी याद रखनी है, जितनी भी बैटल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि इनको डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। इस युद्ध में एक तरफ थे ब्रिटिश हैदराबाद के निजाम और मराठा, और दूसरी साइड था अकेला हैदर अली मैसूर एम्पायर की तरफ से। और इस युद्ध में हैदर अली ने इन तीनों की कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास से शांति बहाल हुई, और इस युद्ध को एक तरीके से मैसूर एम्पायर की विजय माना गया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किया 1780 से 1784 के बीच में जो चला। इस बार जो हैदर अली था उसकी युद्ध के बीच में ही मृत्यु हो गई 1782 में, और टीपू सुल्तान ने उसकी गद्दी को संभाला। युद्ध काफी लंबे समय तक चला, 2 साल और चला, लेकिन इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकला। बाद में शांति स्थापित करने के लिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, और इसमें यह तय हुआ कि इंग्लिश यानी अंग्रेज जो हैं श्रीरंगपत्तनम को टीपू सुल्तान को लौटा देंगे, और जो बदनौर के किले पे
टीपू सुल्तान ने कब्जा किया था, टीपू सुल्तान इसको वापस अंग्रेजों को कर देगा। इसके बाद आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो लड़ा गया 1790 से 1792 के बीच में। इस बार भी एक साइड थे ब्रिटिश निजाम और मराठा, और दूसरी साइड था टीपू सुल्तान। लेकिन इस बार इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, और बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा शांति स्थापित हुई। फिर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया, वो लड़ा गया 1799 में। इस बार टीपू सुल्तान ने एक अलायंस बनाया फ्रेंच और जमान शाह, एक काबुल का सरदार था, इनके साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स इस समय तक इतने पावरफुल हो चुके थे कि इनका अलायंस भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाया, और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में पराजय हुई, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि लाने के लिए भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सहायक संधि कौन सा गवर्नर जनरल लेकर आया था, तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली। और चौथे एंग्लो मैसूर वार जो लड़ा गया टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, उस समय पे भी यही गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं एंग्लो मराठा वार। पहला एंग्लो मराठा वार लड़ा गया 1775 से 1782 के बीच में। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, तथा बाद में सलबाई की संधि द्वारा 1782 में शांति स्थापित हुई। अब सेकंड एंग्लो मराठा वार जो होता है, वो होता है 1803 से 1806 के बीच में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 20 साल का गैप आपको दिखाई देगा। अब इन 20 साल में मराठा एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर का कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस दौरान चल रहे थे मैसूर वार, मैसूर युद्ध चल रहे थे, और आपने देखा होगा कि मराठा जो थे इस दौरान ब्रिटिशर्स की साइड पे थे। लेकिन जैसे ही 1799 में मैसूर एम्पायर का पतन होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ, तो आप देखेंगे कि 1803 में मराठा एम्पायर भी ब्रिटिश एम्पायर के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। इस दौरान जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश एम्पायर के, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और बाद में लॉर्ड वेलेस्ली को इस युद्ध के बाद ही 1806 में वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था, और राजघाट की संधि द्वारा बाद में शांति स्थापित की गई थी। फिर तीसरा एंग्लो मराठा वार जो हुआ, वो 1817 से 1818 के बीच में हुआ। इसको एक तरीके से आखिरी प्रयास माना जाता है मराठा एम्पायर का अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए। लेकिन कोई ज़्यादा सफलता उनके हाथ नहीं लगी, और इसमें भी मराठा एम्पायर को पराजय देखनी पड़ी। और इस युद्ध के साथ ही यह तय हो गया कि अब कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है भारत में जो कि ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सके, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम द सुप्रीम एंड पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया। अब एक और इम्पोर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 में। बाद में इसने कलकत्ता को कैप्चर किया और इसका नाम चेंज करके कर दिया अलीनगर। इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात पसंद नहीं आएगी, तो उन्होंने क्या काम किया कि एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। उस समय पे जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इसको टाइगर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। यह संधि थी कि हम पीसफुली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पीसफुली बंगाल के अंदर व्यापार कर सके। लेकिन बाद में इस संधि को तोड़ा गया ब्रिटिशर्स द्वारा ही। उन्होंने चंद्रनगर पे हमला कर दिया, और इसी के साथ प्लासी के युद्ध की शुरुआत हुई 23 जून 1757 में। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, नवाब का मीर जाफर, वो पहले से ही ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ था। तो सिराजुद्दौला की हर एक तरीके से तय थी, और बाद में मीर जाफर के बेटे द्वारा ही सिराजुद्दौला की हत्या होती है। अब इसके बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में जो फ्री ट्रेड राइट थे ब्रिटिशर्स को दे दिए, और 24 परगना में जमींदारी के राइट भी इनको दे दिए। और जो ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, इसके कंपनसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में 17.7 मिलियन रुपीस भी ब्रिटिशर्स को दिए। और इसी दौरान यह भी देखा गया कि भारत से पैसे का दोहन हो रहा है ब्रिटिश इंडिया में। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब सबसे पहली बार यह देखा गया कि भारत से दोहन हुआ पैसे का ब्रिटिश एम्पायर को। अब इसके बाद ये जो मीर जाफर था, इसकी भी काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बनी। इसने भी डच के साथ एक तरीके से अलायंस बनाया, और ब्रिटिशर्स के साथ इसने भी युद्ध किया। लेकिन बेदारा के युद्ध में 1759 में इंग्लिश ने डच को हरा दिया और उनको भारत से एक तरीके से खदेड़ दिया। बाद में मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम से। अब मीर कासिम ने भी बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव के एक तरीके से जमींदारी राइट जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए। लेकिन मीर कासिम की भी
ज़्यादा देर तक नहीं बनी ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसमें हेक्टर मुनरो के अंडर में ब्रिटिश एम्पायर युद्ध करता है बंगाल के साथ, और इसमें मीर कासिम की डिफीट होती है। और इसके बाद एक तरीके से ब्रिटिशर्स अनडिस्प्यूटेबल पावर की तरह इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस युद्ध के बाद ये एक तरीके से ब्रिटिश एक मेजर पावर के रूप में इंडिया में स्थापित हुआ। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे थर्ड मराठा वार के बाद बताया, उस समय वो एब्सोल्यूट पावर बन गए थे, कोई भी उनके टक्कर का नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक मेजर पावर के रूप में उभरे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की जो पीडीएफ है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।